हेलो स्टूडेंट्स, मैं खालिदा आप सबको अपनी एनसीईआरटी साइंस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं क्लास 6 की चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊँगी। इससे पहले हम लोग 13 चैप्टर देख चुके हैं। जिसने नहीं देखे वह चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 6 नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास है अध्याय 14 जल। जैसा कि हम जानते हैं कि जल ही जीवन है, जल जीवन के लिए आवश्यक है। चलिए जानते हैं कि जल हमें दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जैसे खाना पकाने में, कपड़ा धोने में, बर्तन साफ करने में, स्नान करने में कई कई उपयोग करते हैं। फिर है हम कितने जल का उपयोग करते हैं, मीन्स एक दिन में हमें जल की कितनी मात्रा आवश्यकता है। जैसे पानी पीने में, ब्रश करने में, सुबह जैसे सुबह उठते पीने में, ब्रश करने में, नहाने में, बर्तन साफ करने में, कपड़े धोने में, शौचालय में, फर्श साफ करने में और भी अन्य का उपयोग है। एक दिन में हमें एक व्यक्ति का कितनी आवश्यकता है, उसी प्रकार एक परिवार में जितना भी सदस्य होता है सबका कितना उपयोग होता है। इसका हम लोग एक बाल्टीन की नाप से पता कर सकते हैं। एक एक दिन का, फिर एक सप्ताह का, फिर एक महीने का। इस प्रकार हमें डेली कितनी आवश्यकता है पानी का। फिर इसके अलावा हमें कृषि में भी, जैसे चावल, दाल, सब्जी, इसका उत्पादन करने में भी हमें जल की आवश्यकता होती है। तो हम जानते हैं कि हमें जल कहाँ से प्राप्त होता है। आखिर हमें डेली में इतना उपयोग होता है पानी, इसकी आवश्यकता कहाँ से होती है, इसकी जल का स्रोत क्या है। तो जैसे नदियों, झरना, तालाबों तथा कुआं, हैंडपंप, इससे हमें क्या प्राप्त होता है, जल से प्राप्त होता है। इसको हम जल का स्रोत कहते हैं। विभिन्न घरों में, जैसे कि अलग अलग घर में हमें जल का स्रोत अलग अलग होते हैं। जैसे नल, मोटर, कुआं, तालाब, ये क्या है, स्रोत है जल का। तो ये तालाब, झील, नदियाँ तथा कुएं, यहाँ मतलब तालाब, झील, नदियाँ, इसका स्रोत जल कहाँ से प्राप्त होता है, आइए जानते हैं। जैसे कि पृथ्वी का लगभग 2/3 भाग जल से घिरा हुआ है। मीन्स पृथ्वी का 2/3 भाग जल से घिरा हुआ, और ये जल कहाँ पाया जाता है, जैसे समुद्रों तथा महासागरों में। 2/3 भाग समुद्र तथा महासागरों में जल पाया जाता है। लेकिन ये समुद्र और महासागर का जल जो है बहुत लवण घुले होते हैं। मीन्स इसका जल खारा होता है, जिस कारण हमें इसका पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है और ना ही घरेलू तथा कृषि कार्य के लिए उपयोगी होता है। लेकिन फिर भी महासागर हमारे उपयोग के लिए जल आपूर्ति में एक आवश्यक भूमिका निभाते हैं। कैसे, जब ये हमें उपयुक्त नहीं होता लेकिन फिर भी ये हमें आवश्यक भूमि निभाते हैं, कैसे, चलिए जानते हैं कि महासागर का जल उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं में कैसे पहुंचता है। उन महासागर और जल का ही महासागर और समुद्र का ही जल हमें तालाब और झीलों, नदियों, कुओं में पहुंचता है। लेकिन कैसे पहुंचता है, चलिए जानते हैं। इसके लिए हमें जल चक्र चाहिए। जल चक्र में क्या होता है, जल का विलुप्त होता है। जैसे कि हमें कपड़े धोकर बाहर सूखने देते टंगनी में, ये हमें जल सूर्य द्वारा जल वाष्पित हो जाता है, मीन्स जल विलुप्त हो जाता है। तो और इस प्रकार हमारे गीले कपड़े सूख जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 2 प्लेट में जल की समान मात्रा लेते हैं और एक प्लेट को सूर्य की डायरेक्ट स्थिति में रखते हैं और एक प्लेट को छाया में रखते हैं। हम देखते क्या है थोड़ी देर बाद कि जो प्लेट सूर्य की उपस्थिति में है वो छाया प्लेट की तुलना में ज़्यादा वाष्पित होता है। मीन्स सूर्य की उपस्थिति में वाष्पित करके जल विलुप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और इसके तुलना में छाया वाली प्लेट में कम विलुप्त होता है, क्योंकि इसके डायरेक्ट सूर्य में नहीं है। इसी प्रकार हम जानते हैं कि दिन की उपस्थिति में महासागर और समुद्र की जल इसी प्रकार विलुप्त हो जाता है, और विलुप्त होकर धीरे धीरे वो ऊपर वाष्पित हो जाता है, वाष्पीकरण की क्रिया। फिर हम जानते हैं कि पौधे द्वारा जल की खती, जैसा कि हम लोग अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं कि पौधे की वृद्धि के लिए जल की आवश्यकता होती है। ये पौधे जल अपने पौधा जड़ के माध्यम से जल और खनिज पदार्थ लेते हैं और पौधे के विभिन्न भागों तक पहुँचता है। मतलब पौधे को भी जल की आवश्यकता है। फिर हम जानते हैं कि ये जल कैसे वाष्पित होता है, इसके लिए बादल कैसे बनता है। बादल बनने के लिए हमें संघनन
संघनन एक प्रक्रम है, इसका महत्वपूर्ण भूमिका होता है। संघनन क्या है कि जैसे ठंडी ग्लास में बर्फ डालते हैं, उसके बाहर बूंद बूंद जल की छोटी छोटी बूंद दिखाई पड़ती है, यही संघनन है। तो इस संघनन के माध्यम से जल चक्र होता है। जैसे कि जल की पृथ्वी के पृष्ठ पर पुनः वापस लाने में संघनन प्रक्रम की एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। यह कैसे होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के पृष्ठ के ऊपर जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है, और जैसे जैसे वायु ऊपर उठती जाती है, ठंडी होती जाती है। इस प्रकार पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि उसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें, जिन्हें जल कणिकाएं कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। और यही छोटी छोटी कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती है, हमें बादल के रूप में दिखाई देती है। जैसे फिर उसी प्रकार समुद्र या महासागर का जल वाष्पित होकर ऊपर उठ उठ के ठंडी हो जाती है, और ये बादल का रूप ले लेता है। और यही बादल छोटी छोटी बूंद के रूप में नीचे वर्षा, ओला या हिम के रूप में फिर उसी नदी, झील, तालाब, कुओं में वापस आ जाता है। इस प्रकार हम पुनः महासागर की ओर मीन्स पुनः वाष्पित होकर फिर संघनित होकर बादल के रूप में वर्षा, ओला तथा हिम के रूप में फिर महासागर में वापस आ जाते हैं। और शेष जल जो धीरे धीरे भूमि में नीचे रिश्ता रहता है, इस जल को भौम जल कहते हैं। जैसे जल चक्रों को दिखाया गया कि समुद्र और महासागर में जल वापसित होकर ऊपर उठ जाता है, और ये बादल के रूप में फिर वर्षा होती है, और ये नदी, झीलों के माध्यम से फिर समुद्र या महासागर में वापस आ जाता है। फिर ये वाष्पित होकर बादल बनता है, फिर बादल बन के वर्षा होकर फिर समुद्र महासागर में आता है। इस प्रकार मतलब जल चक्र करते रहता है। मीन्स जल चक्र एक निरंतर प्रक्रम है, ये लगातार होते रहता है। इस प्रकार हमें जल की कमी नहीं होने देता जल चक्र से। फिर है क्या, यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? तो अत्यधिक भारी वर्षा हो तो बाढ़ आ जाती है, इसी का उदाहरण बताया है। फिर है यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो क्या होगा? यदि काफ़ी समय तक वर्षा ना हो तो सूखे की स्थिति हो जाता है, सूखा हो जाता है, जिसके कारण कृषि पर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि कृषि के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। और यदि अधिक समय तक वर्षा ना हो तो सूखा पड़ जाएगा, सूखे से कृषि प्रभावित होगा। और अत्यधिक बाढ़ आने से भी जान माल की क्षति होती है, जैसे कि घर से लोग बेघर हो जाते हैं, बह जाते हैं। तो ना अत्यधिक वर्षा चाहिए और ना सूखा, कम वर्षा चाहिए। एक समय के अनुसार वर्षा हो तो सब चीज़ अच्छा होता है। फिर हम चलते हैं कि हम जल को कैसे संरक्षित कर सकते हैं। तो जल को संरक्षित करने के लिए 2 तकनीक बताया गया है। जैसे कि एक है वर्षा के जल को छत के ऊपर वर्षा जल संग्रह कर रही है। जैसे कि छत पर जब बारिश होती है तो इसको पाइप के माध्यम से एक टैंक में डाल दिया जाता है, फिर एक टैंक में भूमि में गड्ढा करके इसको पाइपों के माध्यम से पहुंचाया जाता है। और इस प्रकार ये नीचे जितना भी औषधि पदार्थ होता है नीचे जम जाता है, और ये इसका जल का उपयोग हम लोग करते हैं। और फिर दूसरा है कि सड़क के किनारे बनी नालियों द्वारा जल का संग्रहण। इस प्रकार 2 विधियों से हम वर्षा जल का संग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार ये आपका अध्याय समाप्त हो गया। हम चलते हैं अभ्यास की ओर। अभ्यास में क्या है कि नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान भरना है। जैसे कि जल को वाष्प में परिवर्तित करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण क्रिया कहते हैं। फिर है जलवाष्प को जल में परिवर्तित करने के प्रक्रम को संघनन कहते हैं। फिर 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक वर्षा ना होना, उस क्षेत्र में क्या होगा? सूखा आ जाएगा। फिर अत्यधिक वर्षा से क्या आती है? बाढ़ आती है। फिर दूसरा है कि नीचे लिखे में प्रत्येक का वाक्य या वाष्पन अथवा संघनन के कारण होती है। कारण बताना है कि कौन सा वाष्पन से होता है या फिर कौन सा संघनन के कारण होता है। जैसे कि ठंडे जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदों का दिखना, तो हमें देखें कि ये संघनन की क्रिया है। फिर ये गीले कपड़े पर इस्त्री करने पर भाप का ऊपर उठना, ये क्या है? वाष्पन है। फिर सर्दियों में प्रातःकाल कोहरे का दिखना, ये क्या है? संघनन से। फिर एक गीले कपड़े से पोंछने के बाद श्यामपट्ट कुछ समय बाद सूख जाता है, वाष्पन विधि से। फिर एक गर्म छड़ के ऊपर जल छिड़कने से भाप का ऊपर उठना, ये भी वाष्पन है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या अथवा असत्य, चिन्ह लगाना है।
जैसे वायु में जलवाष्प केवल मानसून के समय में उपस्थित रहती है, नहीं, ये जलवाष्प हमेशा उपस्थित रहती है, कम और ज़्यादा मात्रा में। फिर है कि जल महासागर तथा नदियों तथा झीलों से वाष्पित होकर वायु में मिलती है, परंतु भूमि से वाष्पित नहीं होती। ये गलत है, भूमि से भी वाष्पित होता है। फिर है जल के जलवाष्प में परिवर्तन की प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है। सही। जल के वाष्पन केवल सूर्य के प्रकाश में ही होता है, नहीं, दोनों में होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा मात्रा में होता है। कि वायु की ऊपरी परतों में जहाँ यह और अधिक ठंडी होती है, जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल कणिकाएँ कहलाती है। सही है, जो हम बादल बनने की प्रक्रिया में देखे हैं। फिर है कि मान लीजिए कि आप अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को वर्षा वाले दिन शीघ्र सुखाना चाहते हैं। क्या इसे किसी अंगीठी या हीटर के पास फैलाने पर इस कार्य में सहायता मिलेगी? यदि हाँ, तो कैसे? तो जब वो गीली यूनिफॉर्म को वाष्प में रखते हैं, ऊष्मा में, तो ऊष्मा अत्यधिक वाष्पित करता है, वो तो वाष्पित से वो कपड़ा सूख जाता है। फिर एक जल की ठंडी बोतल रेफ्रिजरेटर से निकालिए और इसे मेज पर रखिए। कुछ समय बाद आप इसके चारों ओर जल की बूंदें देखेंगे। इसका क्या कारण है? संघनन से जो हम जल ग्लास में बर्फ रखे उसके किनारे छोटी छोटी बूंद देखे, तो ये भी संघनन की क्रिया है। फिर ये चश्मों के लेंस साफ करने के लिए लोग उस पर फूंक मारते हैं, तो लेंस भीग जाते हैं। लेंस क्यों भीग जाते हैं, समझाइए। क्योंकि हमारे मुंह में जो भाप निकलता है वो क्या है, ज़्यादा तापमान है बाहर की तुलना में, तो वातावरण में जैसे कि ठंडा और गर्म में वाष्प क्या है, तो संघनन की क्रिया से वाष्पित हो जाता है। फिर ये बादल कैसे बनते हैं? वही जो जलवाष्प होकर वाष्पन विधि द्वारा। सूखा कब पड़ता है? जब अत्यधिक पानी वर्षा नहीं होता है, तब सूखा पड़ जाता है। इस प्रकार ये आपका अभ्यास भी समाप्त हुआ है। लिए हम शॉर्ट नोट्स, जैसे कि शॉर्ट नोट्स आप देख सकते हैं। जल जीवन के लिए आवश्यक है। फिर वायु में वाष्पन और अपसरण से जल वाष्प मिलती है, आप लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। जल चक्र महासागर तथा जलीय भागों के बीच जल के चक्रण को जल चक्र कहते हैं। फिर बादल का बनना, इसके लिए संघनन आवश्यकता है। वर्षा जल के संग्रहण की 2 तकनीक है। इस प्रकार आपका ये शॉर्ट नोट्स स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये हमारा अध्याय समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।